तो बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आज हम लोग एक पढ़ेंगे ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। इससे पहले ये जानते हैं कि मैग्नेट से रिलेटेड एक टर्म आता है मैग्नेटिक फील्ड। तो बिल्कुल इसको जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, सेम वही कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी लगेगी। तो जैसा हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए पढ़ा था कि जितने तक एक जहाँ तक उसको ग्रेविटी अट्रैक्शन फील्ड, ग्रेविटी का अट्रैक्शन जहाँ तक फील होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड था। जब हमने दो चार्ज रखे तो एक चार्ज दूसरे टेस्ट चार्ज को जहाँ तक अट्रैक्ट या रिपल करता है वो उसके सराउंडिंग का सारा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। ठीक है ना, कि किसी चार्ज ने किसी टेस्ट चार्ज को अपने सराउंडिंग में जहाँ तक अट्रैक्ट या रिपल करता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। इसी तरह से अब एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो बड़ी सिंपल है कि आपने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, इसके चारों ओर आपने कंपास रख दिया, मैग्नेटिक नीडल। तो इसमें जहाँ तक इसमें डिफ्लेक्शन आएगा इसके सराउंडिंग में वहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड का होगा। ठीक है ना, किसी मैग्नेट के चारों ओर का वह एरिया जहाँ तक कोई मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा वो कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी में एक एक्सपेरिमेंट है ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने पहले लैब में किया था, आपको याद होगा, जिसमें हमने क्या किया था, हमने 9 वोल्ट की बैटरी ली थी और इस बैटरी से आपको याद होगा मैंने क्या किया था, एक कॉपर वाइल लिया था और उसकी एक कॉइल बनाई थी, इंसुलेटेड कॉपर वाइल की एक कॉइल बनाई थी। और इसको मैंने रखा था, जब इसके नज़दीक में कंपास लाया था तो इस कंपास में क्या आ रहा था, आपने देखा था डिफ्लेक्शन आ रहा था। ठीक है ना, और जब हमने इसमें मतलब इस एक्सपेरिमेंट को हमने अलग अलग बार भी किया था, जब हमने इसके अंदर इसके कॉइल में जब कॉपर वायर के रोटेशन बढ़ाए यानी कि ज़्यादा कॉपर वायर को लपेटा तो ये देखा कि डिफ्लेक्शन यहाँ पर इंक्रीज कर गया था। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, इसके कंसेप्ट को समझना कि ये बैटरी थी, इससे क्या है, करंट आ गई। ठीक है, तो करंट आने से क्या हुआ, करंट आई तो इसके अंदर क्या, इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करी, तो करंट फ्लो करने से क्या हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन आया। तो मीनिंग क्या है कि जब किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है तो उसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था कि करंट फ्लो होने का अर्थ क्या है कि मूविंग चार्ज, यानी कि जब कोई चार्ज मूव करेगा तो उसकी एक प्रॉपर्टी क्या है कि वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड करेगा। इसके राउंड इसलिए बढ़ाएगी ताकि वो फील्ड स्ट्रॉन्ग हो, हालांकि बहुत वीक फील्ड होता है। तो हमारी लैब में इतने सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट उपकरण थे नहीं, तो हमने क्या करा, इसको करने के लिए इसके राउंड बढ़ा दिए थे, तो उससे हमें थोड़ा बहुत इसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ था। तो ये ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। मीनिंग कि आपके पास कोई वायर है, इसको आपने बैटरी से जोड़ा, तो इसके पास जब आप कोई कंपास रखोगे तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, अब ये क्यों आता है इसका कारण तो मुझे नहीं होता है, ये इसकी सर्टेन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है उस मैटर की कि करंट यानी कि मूविंग चार्ज की प्रॉपर्टी है कि वो जब होगा, मूविंग चार्ज जब होगा तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अब इसी में एक थ्योरी और है, वो है बायो-सेवर्ट लॉ। तो इस बायो-सेवर्ट लॉ को अब हम डिस्कस करेंगे। इसका यूज जो होता है, किसी भी कोई वायर ले लो या कोई सोलिनॉइड ले लेंगे, अभी हम आगे देखेंगे, तो कोई भी मटेरियल जिसमें मूविंग चार्ज यानी कि करंट फ्लो करेगी, चार्ज मूव करेगा, उसके थ्रू उसके सराउंडिंग में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैथमेटिकल पोर्शन निकालना है तो उसको निकालने के लिए बायो-सेवर्ट लॉ यूज होता है। अब इसमें होता क्या है, एक टर्म आते हैं, कुछ सिंपल से टर्म, एक तो करंट हो गई, ठीक है ना, करंट के साथ हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं डीएल, तो ये आई हो गया, डीएल एक स्मॉल अमाउंट हो गया, स्मॉल लेंथ होगी। तो ये आई डी एल जो पूरा मिलता है, इसको अगर हम एक साथ ही लेंगे, अक्सर हर जगह पे लिया जाता है आई डी एल, इसको कहते हैं स्मॉल लाइन एलिमेंट। ये करंट इसके थ्रू बनता है, करंट इसमें जुड़ेगी, स्मॉल लाइन करंट एलिमेंट भी कह सकते हैं
या सामान्य भाषा में स्मॉल लाइन एलिमेंट कहा जाता है। तो मीनिंग क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास सपोज कीजिए ये कोई वायर है जैसे, ठीक है, और इसमें से हमने करंट फ्लो कर रही है मान लिया आई अमाउंट की, तो हमने एक लाइन एलिमेंट बना लिया, इसकी लेंथ है ले ली DL, तो ये एक लाइन एलिमेंट बन गया, बहुत स्मॉल होगा। अब मान लिया कि इस लाइन एलिमेंट से आपने R डिस्टेंस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला। उसकी डायरेक्शन वगैरह बाद में देखेंगे, उसके नियम में बाद में सिखाऊंगा। फिलहाल तो ये मान लीजिए कि ये क्रॉस यानी कि डाउनवर्ड है, और इसके थ्रू अगर आप इधर को निकालेंगे तो ये अपवर्ड आएगी। इसके रूल हम अगले वीडियो में सीखेंगे ये कैसी होती है। फिलहाल ये मान लीजिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो लेट इसका अमाउंट मान लिया dB हो गया, ठीक है। तो ये dB की कंडीशन ये होती है इस मैग्नेटिक फील्ड की, dB एक तो होता है प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब थीटा क्या होता है? थीटा जो है, इसका चित्र ज़रा बड़ा बनाते हैं। ये जो हमने लाइन एलिमेंट बनाया था IDL, और ये डिस्टेंस जो है जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। तो थीटा एंगल क्या है? लाइन एलिमेंट और ये जो डिस्टेंस है उस पॉइंट की, उसको मिलाने वाला जो वेक्टर होगा, इन दोनों के बीच की का एंगल। दूसरा, ये प्रोपोर्शनल होगा IDL की इस लाइन एलिमेंट के। तीसरा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जिस पॉइंट की जो भी डिस्टेंस है उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के। इन तीनों को जब मिला लेते हैं एक साथ, तो dB इक्वल टू बनता है IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इसको हटा के यहाँ कांस्टेंट लगता है, जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाले में जब हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 करके पढ़ा था ना, एक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो वहाँ पर एप्सिलॉन 0 को क्या कहते थे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पर म्यू नॉट कहते हैं इसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हिंदी में कहेंगे, जैसे यहाँ पर कहते थे फ्री स्पेस की निर्वात की विद्युतशीलता, यहाँ पर कहेंगे निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये बना IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो μ0/4 पाई, इसकी जो वैल्यू होती है, μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁻⁷। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी होती है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज़ में कुछ आगे और डिस्कस करेंगे।